मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, हमारे विभाग के सचिव श्री सुनील बर्थवाल जी, केंद्रीय भविष्य निधि संगठन की मुख्य आयुक्त श्रीमती नीलम शमी जी, केंद्रीय कर्मचारी भविष्य बीमा निगम के हमारे महानिदेशक श्री मुखमीत सिंह भाटिया जी, केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सभी हमारे सदस्यगण, श्रम विभाग के हमारे अधिकारीगण और भविष्य निधि संगठन के सभी कर्मचारीगण और उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुओं। मीडिया को थोड़ी पीछे जगह दी, यहां बैठाना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के आप सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विगत वर्षों में आपके संगठन ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और लगातार अपनी सर्विस के माध्यम से जो आपके लाभार्थी हैं, बड़ी उत्कृष्टता से आप लोगों ने सेवाएं पहुंचाई है। आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से हर हमारी न्यासी बोर्ड की बैठक में आपके द्वारा नए विषयों को आगे बढ़ाया जाता है, इस बार जब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था, उस समय भी आप लोगों ने नए अपने जिनके सेवा प्रदाता के रूप में आपने जो नई सर्विसेज दी थी, उसके लिए भी आप लोगों ने अच्छा कार्य किया। और आज भी जो चारों विषय आप लोगों ने किए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ा विषय है कि हमारे श्रम विभाग में जो दोनों संगठन है, हमारा भविष्य निधि का संगठन है और हमारा जो कर्मचारियों का चिकित्सा के लिए बीमा संगठन, बीमा निगम है, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो हमारे पेंशनर हैं, जिनको हम पेंशन प्रदान करते हैं, उनको पेंशन देना ये हमारा कर्तव्य है, हमारे सर्विस मैनुअल का हिस्सा है। हमारे संगठन की रचना ही इस प्रकार से है कि हमारे संगठन का उद्देश्य ही सेवा है और सेवा देने के लिए उनको सही तरीके से सेवा मिले, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इसके लिए आज जो सबसे एक अच्छा विषय लिया है कि बार बार अपना अंगूठा लगाने के लिए बायोमेट्रिक के लिए जाना ना पड़े, जो आप लोगों ने फेस रीडिंग से जो ऐप डाउनलोड करके एक सुविधा प्रदान करी है, मैं आपको आपके इस नए कार्य के लिए पूरी तरीके से बधाई देना चाहता हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण आज एक विषय शुरू किया है वो लिटिगेशन पॉलिसी का है। कोई लिटिगेशन में क्यों लंबा उलझे, और लिटिगेशन में दोनों ही तरीके से कम हमारे कर्मचारियों के जो केसेस हैं, हमारे विभाग के पॉलिसी को लेकर के जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के विषय हैं, जिनको हम सेवा देने वाले हैं उनके विषय हैं, उसके साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट का जो भूमिका है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा ये भूमिका होनी चाहिए कि जिस कर्मचारी की भविष्य निधि बनती है वो बने, लेकिन हम एक सेवा करने वाले संगठन हैं, कम से कम टेरर संगठन की भूमिका नहीं बननी चाहिए। हमारा एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली और कर्मचारियों के सेवा वाला एक सोशल एटीट्यूड वाले संगठन के रूप में हमें बढ़ाना है। इसलिए जो अननेसेसरी लिटिगेशन है उसको के लिए हम एक लिटिगेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और बहुत तेजी के साथ, सक्षमता के साथ हमें अपनी सर्विस को इस प्रकार का बनाना होगा कि हम एक लिटिगेशन मुक्त ऑर्गेनाइजेशन बने। इस दिशा की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा और इस दिशा की तरफ बढ़ने के लिए एक जो तीसरा कार्यक्रम किया है ये मिशन कर्मयोगी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी का
ये बहुत बड़ा आह्वान हम लोगों को रहता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसको कर्तव्य के रूप में करें। ये ठीक है कि आप सब लोग बहुत अच्छे शिक्षा संस्थानों से निकल करके केंद्रीय सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षाओं को करके आप लोग चयनित हुए हो। आप अपनी योग्यता के आधार पर अपने संगठन की सेवा कर रहे हो, लेकिन संगठन की सेवा करते करते, कार्य करते करते, नौकरी करते करते कभी कभी या तो मन में शिथिलता का भाव आ जाता है या मन में ये आ जाता है कि अब तो कौन हटाएगा, अब तो बैठे ही हुए हैं। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं स्थायित्व के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये काम किस प्रेरणा के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा मोटिवेशन का विषय होना चाहिए। जैसे हम यहां पर बैठे सुनने के लिए हैं, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बैठे। हम यहां पर अपने मन में अंतःकरण में सेवा के विषय को लेने के लिए यहां पर बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि हमें जिस भी परीक्षा या योग्यता के माध्यम से जिस विभाग में चयनित किया, ये उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए अपनी श्रम शक्ति का योगदान दिया, तो वृद्धावस्था में उनकी पेंशन उनको सही तरीके से मिले। हम उन लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं जिनके अंतर्गत कर्मचारी काम करते हैं कि ये आपका भी सामाजिक दायित्व बनता है कि जो कर्मचारी आपके लिए कार्य कर रहे हैं उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए आपको भविष्य निधि देना चाहिए। इसमें जो लकुना ढूंढने का काम है वो ना करके इसमें पूरक होने का काम करना चाहिए, उसको सप्लीमेंट कैसे कर सके इस दृष्टि से हमको सोचना चाहिए। और इसलिए मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मिशन कर्मयोगी का जो प्लान करा है वो हमारे भविष्य निधि के सभी लोगों के लिए किया है। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, और आज मैंने केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में भी तय किया है, हमारे ईएसआईसी के चीफ कमिश्नर बैठी हैं, हमारे ईएसआईसी के डीजी बैठे हैं, कि इसमें सबसे पहले जो मिशन कर्मयोगी होगा वो हमारे एसीसी जो हैं अधिकारी हैं, सबसे पहले उनका होगा। तो जो टॉप 31 लोग हैं सबसे पहले उनका प्रशिक्षण होगा और उसमें मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। उसके बाद फिर ये टॉप टू बॉटम हम नीचे तक अपने इस विषय को लेकर के जाएंगे। और इसलिए मेरी डीजी एसआईसी से ही बात हुई थी, मैंने कहा हमारे वहां पे भी जो आरडी हैं और जो हमारे मेडिकल कमिश्नर है पहले टॉप का होगा और फिर वही सब लोग इस संदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन कर्मयोगी के संदेश को लेकर के जाएंगे। और आजादी के अमृत महोत्सव में हमको पूरे विभाग की एक परिकल्पना को बदलना है जिसमें लिटिगेशन कम हो, जिसमें जिनकी सर्विस दे रहे हैं उनके लिए फ्रेंडली वातावरण हो, जिसमें बिजनेस क्षेत्र के लिए भी एक प्रेरक भूमिका का काम हो, उनके लिए सप्लीमेंट करके अगर किसी से कोई गलतियां हो रही हैं तो उसको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन भविष्य निधि में आने वाले सब लोगों के लिए भविष्य निधि संगठन की जो भूमिका है ये एक सर्विस फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, डिजिटली कॉम्पिटेंट ऐसे संगठन के रूप में हमको आगे बढ़ने की कल्पना करनी है। और इसलिए अभी विभाग के नए नए हमारे भवनों का उद्घाटन हो रहा है, नए विषयों को संज्ञान में लाया जा रहा है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस समय पूरी दुनिया में कोविड-19 के बाद एक वर्ल्ड ऑफ वर्क का जो विषय है, पिछले दिनों जब आईएलओ जेनेवा में हुआ था तब भी इस विषय को लिया गया था, कल परसों भी यहाँ पे आईएलओ की कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी इस विषय को लिया गया था कि दुनिया में डिजिटलाइजेशन के कारण, टेक्नोलॉजी चेंज के कारण, सर्विस सेक्टर के बढ़ने के कारण, वर्क फ्रॉम होम के वातावरण के कारण, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर जिस प्रकार से आ रहे हैं उसके कारण, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर्मचारियों के जॉब्स के क्रिएशन के कारण एक नया दुनिया वर्ल्ड ऑफ वर्क की तरफ बढ़ रही है। और इसलिए जो सबसे उसका पहला विषय है वो एक बड़ा जो रोजगार पैदा हो रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को एक सोशल प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि हम जो 4 नए लेबर कोड लाए हैं उसमें जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें हमने व्यापक रूप से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए अपने आप को प्रस्तावित किया है। और इसलिए आपका भी जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भूमिका, इसके ग्राहकों की भूमिका, इसकी सेवा की भूमिका, इसकी संख्या में वृद्धि होने वाली है।
उस कैपेसिटी के लिए हम लोगों को तैयार होना होगा भविष्य में सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए, और उसके प्रोटेक्शन के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी भावना है कि हम सोशल सिक्योरिटी कोड को सब लोगों को देने का काम करें। और ईएसआईसी ने तो अच्छा निर्णय लिया है। अभी हमारे 6.5 करोड़ ईपीएफओ में हमारे हैं, 6.5 करोड़ के करीब, और ईएसआईसी में हमारे 3 करोड़ 90 लाख हैं, लेकिन हमारे जो टोटल लाभार्थी हैं वो 12.5 करोड़ हैं। और इसलिए अब हमने ईएसआईसी और आयुष्मान योजना को जोड़ने का प्रस्ताव किया है, ताकि देश में जो 160 अस्पताल हमारे ईएसआईसी के चलते हैं उसका विस्तार भविष्य में अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी जब सोशल सिक्योरिटी कोड के माध्यम से आएगा तो उसको हम आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरा इमरजेंस ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ वर्कर है, जो मैंने पहले भी कहा है, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, भविष्य में उनकी भी सोशल सिक्योरिटी के लिए जो विषय हैं उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इस समय ऐसा माना जाता है जो अभी हमारे ई श्रम पे रजिस्टर्ड हुए हैं, लगभग 7 लाख हमारे गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर रजिस्टर्ड हुए हैं। ये संख्या भी बढ़ेगी, इनको भी भविष्य में सोशल सिक्योरिटी के नाते काम करना होगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, केवल यही नहीं है कि अकुशल क्षेत्र में, कुशल क्षेत्र में भी अभी जिस प्रकार की दुनिया चल रही है उसमें मोबिलिटी एंड माइग्रेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। स्किल्ड लोगों की भी जरूरत होती है दुनिया में सब जगहों पे, अनस्किल्ड की भी जरूरत हो रही है। तो मोबिलिटी और माइग्रेशन को ध्यान में रखते हुए लेबर ब्यूरो के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है, ताकि हम इसको पूरी तरीके से स्किल और अनस्किल दोनों वर्करों को हम इसको कर सके। और पूरे सभी जगहों पे जो मोबिलिटी और माइग्रेशन के साथ है, जो इंडस्ट्री को भी जिसकी जरूरत होती है, जिसको माना जाता है कि ग्लोबल स्किल गैप मैपिंग है, मतलब स्किल वर्कर और आवश्यकता और उपलब्धता दोनों में कहीं ना कहीं मिसमैच होता है, हर इंडस्ट्री को होता है। एमएसएमई को भी लगता है कि इंडस्ट्री तो लगा दी, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर मशीन है उसको चलाने वाला व्यक्ति, कॉम्पिटेंट व्यक्ति, तो ये जो स्किल गैप है इसको लेकर के सरकार के द्वारा भी कई विषय किए जा रहे हैं। बजट अनाउंसमेंट के कारण भी जो हमारे श्रम विभाग के पोर्टल हैं, ई श्रम का पोर्टल है, और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और एमएसएमई का जो पोर्टल है, मतलब ई श्रम पोर्टल, एनसीएस पोर्टल, असीम पोर्टल और उमंग पोर्टल, इन सबको जोड़कर उद्यम पोर्टल, इन सबको जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करने का काम भी सरकार के द्वारा चल रहा है। और सोशल प्रोटेक्शन का विषय मैंने बताया ही है। इसके साथ ही साथ देश में जो आपराधिक कानून है वो काम करे, लेकिन डीक्रिमिनलाइजेशन, अननेसेसरी जो कोड्स हैं उनका होना चाहिए। इस देश में 15,000 से ज्यादा ऐसी कंप्लाइंसेस थी जिसके कारण अनावश्यक ही एक वातावरण बिगड़ता था। नए जो चारों कोड आए हैं, हमारा चाहे वेजेस कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड है और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, हमने कोशिश करी है कि इसको किस प्रकार से एक कार्य के वातावरण को देश में आगे बढ़ाया जाए जिससे रोजगार के अवसरों में हो। तो डीक्रिमिनलाइजेशन जो है जनरल एटमॉस्फेयर में से हमें आगे निकलना चाहिए। और मैंने पीएफ के अफसरों को भी जो शुरू में हमारे संगठन की परिकल्पना दी है कि हम फैसिलिटेट करने के लिए होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को भविष्य निधि में शामिल किया जा सके। किसी को प्रेरित करने के लिए हमारे संगठन की भूमिका बननी चाहिए। उसके साथ ही साथ श्रम कानूनों को हमारी समवर्ती सूची में है, और समवर्ती सूची में होने के कारण नए कोडों को भी लागू करने के लिए राज्यों के साथ विषय चल रहे हैं। चारों कोड पे अनेक राज्यों में बहुत अच्छी तरीके से कार्य हो रहा है। एक कोड को तो लगभग 31 राज्यों ने अपने नियम भी बना दिए हैं, और इस प्रक्रिया में पूरे एक समन्वित और सहयोगात्मक तरीके से हम लोग इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ अभी जो हमारा ईपीएफओ संगठन है उसमें अभी भी आईटी कैपेसिटी को बढ़ाने की हमारी अच्छी आवश्यकता है। आईटी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आप लोगों के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, और पेंशन सरलता और सुगमता से सब लोगों तक पहुंचे उसको लेकर के भी कार्य हमारे विभाग के द्वारा और विभाग के सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज जो नई विषयों को, योजनाओं को यहाँ पर उद्घाटित किया गया है, उनको सजगता के साथ केवल यहाँ पर नहीं, जब हम अपने सर्विस सेक्टर में भी जब हम काम करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से सब लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ हमारे केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सारे सदस्यगण भी हैं,
पिछले 2-3 मीटिंगों से हमने जो कार्य का स्वरूप बदला है कि पहले हमारी मीटिंग 3-4 घंटे की हुआ करती थी, अब लगभग 2 दिन की रहती है और कंसेंसस के साथ, जिसको ILO में भी कहा जाता है ट्राईपार्टी के द्वारा विषयों का समाधान करना। तो एक बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंगें हमारी लगभग 2 दिन तक चलती हैं और हमारे केंद्रीय न्यासी बोर्ड के लोगों ने भी 4 विषयों पे HR पॉलिसी को लेकर के, IT की पॉलिसी को लेकर के, पेंशन के विषयों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषयों को लेकर के काफ़ी अच्छी अपने सारे सुझाव उस सब कमेटियों में दिए हैं। अब हमने उनको समाहित किया है। आने वाले समय में हम सभी लोगों से अलग अलग बातचीत करके उन विषयों को एक बिल्कुल उस स्तर पर हम लेकर के जाएंगे जहां पर इनसे कुछ अच्छे नए एक्शनेबल पॉइंट हो। और इसलिए ESIC को भी जो आज़ादी के अमृत महोत्सव से आज़ादी के अमृत काल की ओर ले जाने का जो विषय है, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से निश्चित रूप से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसके पास अपना विजन ना हो। हमारे में से बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनकी सर्विस 4-5 साल की होगी। कौन है 5 साल से नीचे की सर्विस वाले जिनकी 5 साल की है? तो ये जो 5 साल की सर्विस वाले हैं, ये 2047 में ESIC का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हम जिस जगह पर आए हैं, जब हम दे करके जाएंगे, आज जो हमारे कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं तो शायद उन्होंने 25-30 साल का अपना उत्कृष्ट सेवा किया होगा। जहां पर हम सेवा कार्य कर रहे हैं, जहां पर हम एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं, वहां पर जब जाएंगे तो उस इंस्टीट्यूशन को किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन दे के जाएंगे। और ये एक समन्वित योजना होनी चाहिए। जो 5-10 साल में भी जा रहे हैं वो अपने अनुभव के द्वारा, जो 5 साल की सर्विस करके आगे बढ़ रहे हैं वो अपने उत्साह के द्वारा। तो अनुभव और उत्साह का जहां पर मेल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन लंबा सस्टेन करता है। तो ये जो हम 2047 का एक ESIC का जो विजन पेपर है, उसके लिए भी ये संगठन हमारा कार्य कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक मन में ये विषय ध्यान में रखना, आप सब लोग केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी हैं। ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। इस सरकार का मोटो, इस सरकार का मिशन, कोई भी अधिकारी अपने मन में अस्पष्टता ना रखे, केवल गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। और इसलिए केंद्रीय भविष्य निगम में हमें वो जो हमारा कर्मचारी है, जो हमारा राष्ट्र निर्माता श्रमिक है, उसको हम अच्छे तरीके से सर्विस कैसे दे सकें, ये हमारा मोटो होना चाहिए। रोजगार का वातावरण कैसे बने, उसके लिए हम कैसे अच्छा वातावरण खड़ा करें, ये हमारी कार्य पद्धति होनी चाहिए। अपने विषय को अपनी अच्छी क्षमता के साथ किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके, ये हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। मैं मानता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से जो हमारा केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उत्तरोत्तर तरक्की करेगा और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में आपका अपना योगदान गिलहरी जैसा होगा, संगठन के रूप में हनुमान जी जैसा बनेगा और देश के रूप में भारत को आगे बढ़ाने वाला होगा। आप सबका योगदान मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।